हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो लेट कर लिया हमने ए एंड बी टू सेट्स। देन union of two sets is set of elements which belongs to A और B और both। ठीक है, तो यूनियन क्या होती है आपकी दो सेट्स की। एक सेट ही होता है जिसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए के अंदर हो या फिर बी के अंदर हो, और अगर दोनों के अंदर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगर मैं ए यूनियन बी को डिनोट करूं तो ये होगी उसकी नोटेशन इज इक्वल टू वो एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स इन ए और एक्स बिलोंग इन बी। यानी कि या तो x आपका a के अंदर होगा या फिर x आपका b के अंदर होगा। तो ये तो हो गया a यूनियन b। ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाए कि x आपका बिलोंग कर रहा है a यूनियन b के अंदर, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ। उसका मतलब यही हुआ कि x या तो a के अंदर होगा या फिर x b के अंदर होगा। ठीक है, तो x बिलोंग इन a यूनियन b इंप्लाइज x बिलोंग्स इन a और x बिलोंग इन b और बस। ठीक है, अगर वहीं पे आ जाए x डज नॉट बिलोंग्स इन a यूनियन b, यानी कि जो x एलिमेंट है वो आपका a यूनियन b के अंदर नहीं है, तो उसका मतलब क्या होगा कि x आपका ना ही तो a के अंदर है एंड और नहीं आएगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स इन b। देखो, जैसे मैंने एक सेट a ले लिया जिसके पास ले लिया 1 और 2, सेट b ले लिया जिसके पास ले लिया मैंने 2 और 3। ठीक है, तो अगर ए यूनियन बी की मैं बात करूं तो ए यूनियन बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे 1 2 और 3 के। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं 2 बिलोंग्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, दो आपका ए यूनियन बी के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ दो या तो ए के अंदर मिलेगा या फिर बी के अंदर हो सकता है दोनों के पास हो। ठीक है, वहीं पे यदि मैं कह दूं 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी कि जो 4 है वो ए यूनियन बी के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 है वो डज नॉट बिलोंग्स इन ए एंड 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ना ही तो 4 ए के पास है और ना ही 4 बी के पास है। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर नहीं है तो उसका मतलब यही होता है कि वो ना तो ए के पास है एंड ना ही वो बी के पास है। ठीक है, तो ये होगी भाई आपकी दो सेट्स की यूनियन। अब बात करते हैं यूनियन के वेन डायग्राम की। ठीक है, तो भाई अगर आपके पास दो सेट्स हैं, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स से हम यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने सेट ले लिया ए और ये हमने सेट ले लिया बी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूनियन की तो जो ये वाला रीजन जो मैं शेडिड कर रहा हूं, ठीक है, ये कौन सा रीजन होगा, ये होगा आपका ए यूनियन बी का रीजन। ठीक है, तो उम्मीद है यूनियन आपको समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है भाई इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो वही लेट कर लिया ए और बी आपके पास दो सेट है। देन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज set of elements which belongs to A and B both। ठीक है, तो भाई इंटरसेक्शन के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे
वो एलिमेंट आएंगे जो ए के पास भी होंगे और बी के पास भी होंगे। ठीक है, तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को लिखूं तो वो आएगा x सच दैट x बिलोंग्स इन ए एंड x बिलोंग इन बी। ठीक है, चलिए अब अगर वही बात आती है यहां से कि अगर x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b के अंदर, तो यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा? तो यहां से रिजल्ट निकलेगा भाई x अगर इंटरसेक्शन के अंदर है तो ये इंप्लाई करेगा x बिलोंग करेगा a के अंदर एंड x बिलोंग करेगा b के अंदर। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट आपका इंटरसेक्शन के अंदर है तो उसका मतलब वो ए के अंदर भी होगा और वो बी के अंदर भी होगा। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल वही ले लेते हैं, जैसे ए की वैल्यू मैंने ले ली 1,2, बी की वैल्यू मैंने ले ली 2,3। ठीक है, तो यहां से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालूं तो वो आएगा सिंगलटन 2। ठीक है, अब यहां से मैंने क्या कहा कि यहाँ पे 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, बिल्कुल। तो इसका मतलब यहां से इंप्लाई कर सकते हैं कि 2 बिलोंग करेगा ए के अंदर एंड 2 बिलोंग्स इन बी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट है एक, जो कहां पे बिलोंग कर रहा है भाई ए के पास, तो मैं कह रहा हूं 1 डज नॉट बिलोंग्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से क्या निकला देखो, 1 है वो ए इंटरसेक्शन बी के पास नहीं है, तो लेकिन एक जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए के पास, एंड एक कहा बिलोंग नहीं कर रहा, बी के पास। ठीक है, दूसरी बात जो 3 है डज नॉट बिलोंग इन ए इंटरसेक्शन बी, बिल्कुल। तो यहां से क्या इंप्लाई हो रहा है कि भाई जो 3 है डज नॉट बिलोंग्स इन ए एंड 3 बिलोंग्स इन बी, कि भाई यहाँ पे जब एक एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा था, उससे क्या इंप्लाई हुआ कि वो जो है ए सेट के अंदर तो है लेकिन बी के अंदर नहीं है। दूसरे एलिमेंट से क्या हमें रिजल्ट मिला कि वो पहले के अंदर तो नहीं है लेकिन दूसरे के अंदर है। और अगर एक और एलिमेंट ले लूं 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां से ये क्या इंप्लाई करेगा कि भाई 4 ना ही तो ए के अंदर है एंड 4 ना ही बी के अंदर। ठीक है, तो यहां से कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा, यानी कि अगर कोई एलिमेंट आपका ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं है तो या तो ये कंडीशन हो सकती है, यानी कि वो ए के अंदर हो और बी के अंदर ना हो, या फिर ये हो सकता है कि वो ए के अंदर ना हो और बी के अंदर हो, या फिर ए के अंदर भी ना हो और बी के अंदर भी ना हो। तो इन तीनों में से कोई भी रिजल्ट वहां पे आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, वेन डायग्राम की इंटरसेक्शन के लिए। तो वो कैसा होगा देखो, ये आपने बना लिया यूनिवर्सल सेट U, ये हो गया सेट A और सेट B। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं भाई, A इंटरसेक्शन B का रीजन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यूनियन और इंटरसेक्शन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इधर मैं लिख लेता हूं यूनियन और इधर मैंने लिख लिया इंटरसेक्शन। ठीक है, चलिए तो पहले बात करते भाई ए की यूनियन ए के साथ करोगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। उसी तरह से ए की इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो वो भी क्या आएगा, ए ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ, यानी कि जब किसी सेट की यूनियन उसी के साथ की तो उसका आंसर वो सेट खुद आ गया, और जब उस सेट की इंटरसेक्शन खुद के साथ की तो उसकी वैल्यू भी वही सेट आया, तो उसको भी क्या बोलते हैं, आइडम्पोटेंट लॉ। चलिए ए की यूनियन हमने की फाई के साथ तो वो क्या देगा भाई, ए देगा। उसी तरह अगर ए की यूनियन में इंटरसेक्शन करूं किसके साथ, फाई के साथ, तो वहां से क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर ए की यूनियन करूं मैं यूनिवर्सल सेट यू के साथ तो वहां से हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट यू मिल जाएगा। और अगर वहीं पे ए की इंटरसेक्शन करूं यू के साथ तो वहां पे क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, क्योंकि यूनियन हमेशा बड़ा सेट देता है और इंटरसेक्शन हमेशा छोटा सेट देता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं भाई एक डिमोर्गन लॉ। तो डिमोर्गन लॉ पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं
डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो पढ़ ही सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो क्या कह रही है भाई, अगर ए की यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ करोगे तो इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यूनियन ए की यूनियन बी के साथ और बीच वाला इंटरसेक्शन बीच के अंदर और ए की यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो ये हो गया यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट जो है वो आएगा इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी, बीच में क्या है यूनियन, तो यहाँ पे यूनियन और ए इंटरसेक्शन, सॉरी ये आएगा बी और ये हो जाएगा सी। वैसे इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो ये कुछ यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब करते हैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद पढ़ेंगे हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखो, एक तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ए सेट के पास हमने 5 एलिमेंट्स मान लिए एंड बी हैज 3 elements, then possible number of elements in A union B and A intersection B। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास दो सेट है, A की कार्डिनलिटी 5 है, यानी कि A के पास 5 नंबर ऑफ एलिमेंट है और B के पास 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद वो पूछ रहा है कि पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने आपने यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर, ठीक है, कि यूनियन के अंदर मैक्सिमम मिनिमम और कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसी तरह इंटरसेक्शन के अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, बताओ फटाफट से। चलो देखते हैं। देखो भाई, ए की कार्डिनलिटी कितनी है, 5 है और बी की कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, पॉसिबिलिटी पूछी है उसने कि पॉसिबल कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर मैं एग्जांपल से समझू भाई, ए की वैल्यू मैंने ले ली 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और बी की वैल्यू मैंने ले ली 1 2 और 3, पॉसिबिलिटीज है, तो हम यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज को ही बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ए और बी। अब देखो यहाँ पे बी जो है वो ए के अंदर कंटेंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ए यूनियन बी की वैल्यू निकालूं तो वो किसके इक्वल आएगी, ए के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। यानी कि उसकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल आ गई भाई, 5 के इक्वल, ठीक है। तो ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी की पॉसिबिलिटीज का मैं सेट बना रहा हूं, पहली होगी 5, ठीक है। कब, जब ये जो बी सेट है वो ए के अंदर कंटेन हो रहा है, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट डिफरेंट कर देता हूं ए सेट से, ठीक है। अब जब आप यूनियन करोगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी भाई, 1 2 3 4 5 और ए, यानी कि अब कार्डिनलिटी कितनी होगी, 6 होगी। कब, जब यहाँ पे आपने एक एलिमेंट डिफरेंट ले लिया है, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 6 होगी। अब अगली पॉसिबिलिटी यानी कि अगला केस, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट भी मैंने डिफरेंट ले लिया, तो अब यूनियन करोगे तो ए के साथ एक एलिमेंट और क्या जाएगा, बी, और एलिमेंट कितने पॉसिबल हो गए, 7। और लास्ट केस है कि यहाँ पे जब सारे एलिमेंट ए सेट से डिफरेंट हो, तो एक और एलिमेंट आएगा सी, और ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी कितनी आ गई, फिर 8 आ गई। यानी कि ये तो किसकी पॉसिबिलिटी आ गई, यूनियन की, कि यूनियन के अंदर मिनिमम एलिमेंट 5 हो सकते हैं और मैक्सिमम एलिमेंट 8 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि मिनिमम एलिमेंट कितने होंगे यूनियन के अंदर और मैक्सिमम एलिमेंट कितने होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। और ये भी पूछ सकता है कि पॉसिबिलिटी कितनी है यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट्स आने की, ठीक है। तो ये तो बात होगी यूनियन की। अब
अगर हम बात करें किसकी, इंटरसेक्शन की, तो देखिए ए आपका यही है, बी आपका यही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालूं फिलहाल इसी कंडीशन के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, क्योंकि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी का अगर मैं सेट बनाऊं तो एक तो होगी 0 पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। दूसरा, यदि यहां से मैं एक एलिमेंट दोनों में कॉमन ले लूं, ठीक है, तो यहां से अब इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 1 आ गया, यानी कि कार्डिनलिटी कितनी होगी, 1 होगी। हो सकता है कि दो एलिमेंट्स भी कॉमन हो, तो कार्डिनलिटी कितनी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि तीनों के तीनों एलिमेंट सेम हो, जैसा सेट ए के अंदर है, ठीक है। तो इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 1 2 3, और इधर से कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। तो अब देखो इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 0 होगी, तो 0 कितनी होगी, मिनिमम होगी, और 3 कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। तो अगर मिनिमम और मैक्सिमम पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, इंटरसेक्शन के लिए हमेशा जो मिनिमम कार्डिनलिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि हो सकता है कि दोनों के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है। चलिए, तो ये तो होगी भाई पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर, जिसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखो। Let A be the set of all square of natural numbers, ठीक है। Let x comma y belongs to A, then which one of the following is true। पहला कह रहा है भाई x प्लस वाई बिलोंग करेगा ए के अंदर, दूसरा कह रहा है x माइनस वाई बिलोंग करेगा ए के अंदर, x इंटू वाई बिलोंग करेगा ए के अंदर, और चौथा कह रहा है x अपॉन वाई बिलोंग करेगा ए के अंदर, ठीक है। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी इस सेट ए के लिए, ठीक है। चलो बताओ फटाफट से। चलिए देखो, ए सेट के अंदर क्या भाई स्क्वायर है नेचुरल नंबर के, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक और दो का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर होगा एक, और दो का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9। अगर मैं ए सेट बनाऊं, ठीक है, तो ये इस तरह से आपका सेट ए बनेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि दो एलिमेंट उठाए हैं मैंने ए सेट से ही, तो भाई दो एलिमेंट कोई भी उठा लो, मैंने एक और 4 उठा लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, x प्लस वाई बिलोंग करेगा ए के अंदर, तो भाई ये x हो गया, ये y हो गया, इसकी वैल्यू आई 5, 5 है कहीं पे नहीं, तो इसका मतलब ये तो हो गया गलत, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है x माइनस 5, तो x माइनस 5 करोगे तो ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -3 के इक्वल, तो -3 है इसके अंदर, ये भी नहीं है, ठीक है। x इंटू वाई, ये करके देखते हैं, ये 1 इंटू 4, 4 के इक्वल, तो 4 तो है भाई। अच्छा एक और करके देखते हैं, अगर मैं 4 इंटू 9 36, 36 भी आएगा इसके अंदर, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यानी कि जो एलिमेंट मिलेंगे वो x इंटू वाई वाले मिलेंगे, जो आपको हमेशा ए के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी भाई, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी कि a माइनस बी, ठीक है। लेट कर लिया हमने a एंड b बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। देन
डिफरेंस या फिर a माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which belongs to A but not in B। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई, जो A माइनस बी जो आपका सेट है उसके अंदर वो x आएंगे कि x आपका A के अंदर तो हो बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका A माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। जैसे अगर इसके वेन डायग्राम की मैं बात करूं तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया U, ये हो गया सेट A और ये हो गया सेट B। ठीक है, तो A माइनस बी कौन सा होगा, देखो x A के अंदर तो होना चाहिए लेकिन B के अंदर ना हो, तो ये तो वो x है भाई जो B के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये तो कंप्लीट B हो गया, तो इसको हटाओगे तो क्या बच गया, जो ये वाला रीजन जो है आपका, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा आपका A माइनस बी वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें तो मैंने ले लिए भाई दो सेट, एक सेट A ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने ले ली, छोटा ही ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, एक सेट B ले लिया जिसके अंदर मैंने ले लिया 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अगर मैं बात करूं A माइनस बी की, ठीक है, तो A माइनस बी के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो A के पास तो है लेकिन B के पास नहीं है। तो 1 देखो, 1 A के पास है लेकिन B के पास नहीं है तो आ गया, 2 भी A के पास है लेकिन B के पास नहीं है तो 2 भी आ गया, 3 भी सेम कंडीशन, 4 भी सेम कंडीशन। आप देखो 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो 5 नहीं आएगा, 6 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो 6 भी नहीं आएगा, 7 भी दोनों जगह है तो 7 भी नहीं आएगा। आपको सिर्फ सेट A के एलिमेंट्स के लिए ही चेक करना है, सेट B के एलिमेंट्स को चेक नहीं करना कि सर 8 और 9 सेट B के पास है और A के पास नहीं है तो ये भी उसके अंदर आएंगे, जी नहीं। सिर्फ A सेट के वो एलिमेंट जो A के पास तो है लेकिन B के पास ना हो वो ही किसके अंदर आएंगे भाई, A माइनस बी के अंदर। ठीक है, चलिए, तो जिस तरह से आपका A माइनस बी था, A माइनस बी था आपका x such that x belongs in A but x does not belong in B। उसी तरह से अगर मैं B माइनस A की बात करूं तो वो किसके इक्वल आएगा, वो भी x के इक्वल आएगा सच दैट x बिलोंग किसके, जो आगे सेट होता है उसी सेट के एलिमेंट चाहिए हमने, तो x बिलोंग करेगा B के अंदर बट x डज नॉट बिलोंग्स टू A के अंदर। ठीक है, चलिए तो वेन डायग्राम समझते हैं A और A माइनस बी और B माइनस A का। ये वाला जो रीजन है ये आपने पढ़ा था A इंटरसेक्शन B के इक्वल। ठीक है, ये वाला अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, क्या है भाई A माइनस बी, ये वाला। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है वो क्या है भाई B माइनस A वाला। ठीक है, अब उसके बाद एक और डेफिनेशन आती है जो है भाई डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, तो A और B दो सेट ले लिए, देन A एंड B आर सेड टू बी डिसजॉइंट। कब, इफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 5 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो सेट है ये आपका A माइनस बी है। ठीक है, इस चित्र को अपने दिमाग में बैठा लो भाई, अगर सेट समझना है तो ये आपका है, ये B माइनस A है, ये आपका A इंटरसेक्शन B है, और ये कंप्लीट जो है ये वाला ये A यूनियन B है। ठीक है, अब ये देखो क्या इस सेट के अंदर और इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब आपका A माइनस बी एंड A इंटरसेक्शन B आर डिसजॉइंट सेट हो गए। ठीक है, उसी तरह A इंटरसेक्शन B और B माइनस A एंड A इंटरसेक्शन B भी कैसे हो गए, डिसजॉइंट सेट्स हो गए।
अब ये दोनों भी तो डिसजॉइंट होंगे, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर आल्सो डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। और अगर इन तीनों सेट्स की मैं बात करूं, जब सेट की संख्या दो से ज्यादा ज्यादा हो जाती है और उनका इंटरसेक्शन भी जब आपस में करके देखते हैं तो फाइव के इक्वल आता है, तो उनको बोलते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा म्यूचुअली डिसजॉइंट और डिसजॉइंट का मतलब आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब एक और चीज देखो, यहीं से क्या निकल के आती है कि ये फिगर जो है, ठीक है, अगर मैं यहां से ए यूनियन बी की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो देखो मैंने सबसे पहले उठा लिया ए माइनस बी, ठीक है, सेट उठा लिया, उसकी मैंने यूनियन कर दी किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ये बन गया आपका। और अगर इसकी यूनियन कर दूं मैं किसके साथ, बी माइनस ए के साथ, तो क्या ये कंप्लीट आपका ए यूनियन बी नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपने खुद के तरीके से समझना पड़ता है कि किस तरह से फिगर क्या क्या बता रहा है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया भाई आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब इसके ऊपर जैसे क्वेश्चन आ गया कि a माइनस बी इज इक्वल टू, किसके इक्वल आता है, a माइनस बी। इसके मैं एग्जांपल ऑप्शन भी आपको देता हूं, ये भाई a इंटरसेक्शन b के इक्वल, या फिर b डैश के इक्वल, या फिर a डैश इंटरसेक्शन b के इक्वल, या फिर a इंटरसेक्शन b डैश के इक्वल, ठीक है। a माइनस बी की वैल्यू इनमें से किसके इक्वल है, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट U, ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है। आपको पता है A माइनस बी आपका ये वाला रीजन है, ठीक है। चलो अब फर्स्ट ऑप्शन देखो, A इंटरसेक्शन B ये होता है, ये दोनों तो इक्वल होंगे नहीं, पहला ऑप्शन करते हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है B डैश, ये आपका B है, तो B डैश की वैल्यू इसको हटा के सारा बनेगा, तो वो भी इसके इक्वल नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। A डैश इंटरसेक्शन B, अब देखो इधर समझते हैं दूसरे फिगर में कि a डैश इंटरसेक्शन b की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये आपका a है, तो a डैश की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई कंप्लीट, ठीक है। उसका इंटरसेक्शन करना आपने b के साथ, तो जब उसका इंटरसेक्शन b है, b के साथ करोगे तो ये वाला आएगा, तो ये वाला रीजन किसके इक्वल था, ये तो b माइनस ए के इक्वल था, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, अपने को तो a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी फिर ये होगा, देखो अब a इंटरसेक्शन b डैश, a का a ये हो गया आपका कंप्लीट, और जब b डैश निकालोगे तो b डैश कौन सा होगा, ये वाला होगा b डैश, b को छोड़ के, ठीक है। और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, a के साथ, तो a के साथ करोगे तो ये हो गया a आपका, और ये जो रीजन था वही आपका a माइनस बी के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम से भी क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो और देखते हैं। अच्छा, डिफरेंस ऑफ सेट के अंदर एक और प्रॉपर्टी है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। जैसे आपकी यूनियन और इंटरसेक्शन होती हैं, a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करती है, तो उसमें जो डिफरेंस है वो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है कि जब a में से आप क्या घटाओगे 5, ठीक है, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, a के इक्वल आएगी, ठीक है। ये हो गया कि आपके पास 10 रुपए थे, मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, तो आपके पास कितने रुपए बचे, 10 ही बचेंगे, तो वो इसी तरह से ही हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है कि अगर मैं 5 में से क्या घटाऊं, a, मेरे पास कुछ नहीं है और मैंने बहुत कुछ घटा दिया, तो कुछ जब है ही नहीं तो घटाओगे कहां से, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 5 के इक्वल। उम्मीद है समझ आया होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो है वो है भाई आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है देखते हैं।
तो सबसे पहले मान लिया लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एंड ए को ही हमने ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन complement of set A is denoted by किससे, A डैश से या A के ऊपर C से, इससे हम कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं is set of elements which belongs in U but नॉट इन ए, ठीक है। यानी कि देखो सबसे पहले आपके पास एक सेट U था, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूं, U की वैल्यू मैंने ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक सेट A होगा, तो A की वैल्यू ले ली मैंने 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि A कॉम्प्लीमेंट, तो A कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स इन यू, यानी कि इसके अंदर तो होंगे लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो अब वो एलिमेंट देखो जो यू के पास है और ए के पास नहीं है, तो 1 2 3 4 5 तो इसके पास है, यानी कि बच कौन गए, तो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा आपका 6 7 8, ठीक है। तो अगर इसको मैथमेटिकल वे में हम लिखें, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इन यू बट x डज नॉट बिलोंग्स इन a, तो ये किसकी डेफिनेशन आ गई आपकी, ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। और बात करें वेन डायग्राम की कि ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ये हो गया कोई भी सेट ए, ठीक है। तो ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो भाई ये क्या हो गया फिर, इसका वेन डायग्राम हो गया ए कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। चलिए अब जब कॉम्प्लीमेंट पढ़ ही लिया तो हम बात करते हैं भाई डी मॉर्गन लॉ की। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये क्या कह रहा है भाई कि अगर आपके पास दो सेट है ए यूनियन बी और उनका क्या निकालना आपने, कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या कर सकते हो, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, और अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या कर दो, इंटरसेक्शन, ठीक है। दूसरा ला क्या कह रहा है कि अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन है तो उसका उल्टा कर दो यूनियन, ठीक है। तो ये जो दोनों ला है बहुत ही काम के हैं और इनको बोलते हैं डी मॉर्गन ला, ठीक है। चलिए अब एक और चीज रहेगी जिसको हम बोलते हैं भाई सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो लेट कर लिया भाई हमने ए एंड बी, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। देन सिमेट्रिक डिफरेंस को किससे डिनोट करेंगे, ए डेल बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स, या फिर इस ऐसे लिख सकते हैं इज यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, ठीक है। ए डेल बी किसके इक्वल आएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के इक्वल, ठीक है। जैसे वेन डायग्राम से समझते हैं, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ये हो गया आपका सेट ए और ये हो गया सेट बी। तो सबको पता है ये आपका ए माइनस बी आया था और ये आपका बी माइनस ए आया था, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ए डेल बी, तो ए डेल बी किसके इक्वल आएगा, ए माइनस बी यूनियन किसके साथ करनी है, बी माइनस ए के साथ, यानी कि जो ये वाला रीजन बन गया ये आपका क्या बन गया भाई, सिमेट्रिक डिफरेंस बन गया ए और बी का, ठीक है। सही है। चलिए
अच्छा, अगर आ जाए x आपका बिलोंग कर रहा है ए डेल बी के अंदर, तो वो क्या इंप्लाई करेगा? x आपका बिलोंग कर रहा है ए डेल बी के अंदर, ठीक है, यानी कि x इनमें से इस वाले रीजन में कहीं भी हो सकता है, तो वो क्या इंप्लाई करेगा? वो यही इंप्लाई करेगा कि x आपका ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं होगा, बाकी ए के अंदर भी हो सकता है, और सॉरी ए माइनस बी के अंदर भी हो सकता है, और बी माइनस ए के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थे कुछ ऑपरेशन आपके सेट्स के ऊपर। अब बात करते हैं भाई क्वेश्चंस की जो आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन है भाई, फटाफट से करना है। इफ ए इज कंटेन्ड इन बी देन ए डैश यूनियन बी डैश की वैल्यू आपने बतानी है किसके इक्वल आएगी। ऑप्शंस हैं ए डैश, बी डैश, ए और नन, ठीक है। बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलो, हो गया होगा ये तो। चलो देखो क्या कह रहा है, ए आपका कंटेंट हो रहा है बी के अंदर, ठीक है। उसके बाद बतानी है आपने इसकी वैल्यू। तो ये भाई ए डैश यूनियन बी डैश अभी पढ़ा है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उल्टा सीधा किसी तरह से भी आप रिजल्ट को यूज कर सकते हो, यानी कि जब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था तो उसकी वैल्यू इसके इक्वल थी, अब इसको हमने इसके इक्वल रख दिया। अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आप, देखो ए आपका कंटेंट हो रहा है बी के अंदर, यानी कि ए ये तो हो गया ए और ये हो गया बी, और इसकी निकालनी है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के अंदर कौन सा सेट आता है? वो सेट आता है जो छोटा होता है और कंटेंट होता है। तो ए किसके अंदर कंटेंट हो रहा है? बी के अंदर, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? बी, ऊपर क्या है? कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा आपका बी डैश, ठीक है। इधर आ जाओ, करो आप इसको सोल्व, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं। चलो फटाफट से, शाबाश। चलो देखो क्या कह रहा है, ए और बी सबसेट्स ऑफ एक्स है, ठीक है। तो आपने बतानी है इसकी वैल्यू, यानी कि ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी। अब एक्स यहाँ पे अगर उसके सबसेट हैं तो एक्स आपका यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा, और एक्स माइनस बी मतलब बी डैश या बी कॉम्प्लीमेंट की इक्वल आ गया, और इसकी यूनियन किसके साथ करनी है? आपने बी के साथ करनी है। अभी क्या पढ़ा था? डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन का डिस्ट्रीब्यूटिव ला पढ़ा था। तो देखो ये क्या हो जाएगा, बी यूनियन या सॉरी बी इंटरसेक्शन ए, और बीच में आएगा यूनियन और बी इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। इसको इधर लिख लो आप, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन, सॉरी सॉरी गड़बड़ होगी भाई, ये आ जाएगा बी यूनियन ए, और बीच में आएगा इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहां से देखो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अब इसको इस तरह से समझो कि ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हो गया सेट बी, और ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट, और जब दोनों की यूनियन करोगे तो किसके इक्वल आएगी? यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो हटाओ इसको, ये क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किसके साथ? ए यूनियन बी के साथ। तो यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लोगे
तो उसकी वैल्यू वो सेट खुद आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी के इक्वल। ठीक है, चलिए फटाफट से दूसरी साइड वाला क्वेश्चन सोल्व करो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, हो गया हो गई। क्या पूछ रहा है, ए के पास 7 एलिमेंट है, बी के पास 4 एलिमेंट है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, मैक्सिमम नंबर कब होंगे, जब ये 7 एलिमेंट अलग होंगे और 4 एलिमेंट उन 7 से अलग होंगे। ठीक है, तो 7 और 4 11 हो जाएंगे यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट यूनियन के। ठीक है, फटाफट से इसको सोल्व करो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। चलो हो गया होगा ये। ए और बी आपके पास दो सेट है, तो आपने बतानी है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहां से देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको भाई। अगर यहां से मैं डिमॉर्गन लॉ लगाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहां पे देखो आप, अगर आप ए डैश बी डैश इंटरसेक्शन बी, अगर इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से खोलते हो तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। देखो सबसे पहले ए डैश, फिर यूनियन और बी डैश। ठीक है, तो ये बनेगा फिर ये यूनियन, यहाँ पे लगाओ इंटरसेक्शन और यहाँ पे लगाओ यूनियन। ठीक है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, बीच में आएगा क्या, यूनियन, और ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी के इक्वल। ठीक है, और ये वाली चीज और ये इक्वल हो गई, इसका मतलब इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल है। अब देखो इसको लिखा के वो समझो कि जब बी की यूनियन आप बी डैश के साथ करोगे तो वो क्या देगा आपको, यूनिवर्सल सेट दे देगा। ठीक है, और ए डैश की इंटरसेक्शन जो आप यू के साथ करोगे तो सबको पता है किसके इक्वल आएगी, ए डैश के इक्वल आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब फटाफट से दूसरी साइड के क्वेश्चन को सोल्व करिए और बताइए क्या होगा उसका आंसर। चलो हो गया होगा। देखो x और y दो सेट हैं, तो आपने बतानी है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया भाई x और ये हो गया y। पहले क्या किया, x की यूनियन y के साथ, यानी कि ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या कर रहा है, इसकी आप इंटरसेक्शन करो x के साथ, ये x था और ये y था। जब इस पूरे की इंटरसेक्शन आप x के साथ करोगे तो भाई x तो ये वाला ही रह जाएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसका x हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, जो लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम थी, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद